है हर साल, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो या फिर ऑप्शनल में हो, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो हम लोग यह इस क्लास में इन डिटेल देखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। तो देखिए दोस्तों, मेनली हमारे पास जो सोर्सेस अवेलेबल होता है हिस्ट्रिकल नॉलेज के लिए, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लिटरेरी सोर्स, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स जो होता है उसमें स्क्रिप्ट अवेलेबल होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, और उसको हम लोग डिसाइफर करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग डिसाइफर करते हैं और उसको उसको उससे हिस्टोरिकल नॉलेजेस मिलता है। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, चाहे वो कोई पैलेस हो, फोर्ट हो, पिलर्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कॉइन हो, ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकलता है और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हिस्टोरिकल नॉलेज मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ये दो टाइप से मिलता है हम लोगों को। जैसे नंबर वन इज एक्सकैवेशन, मतलब डिगिंग, थ्रू डिगिंग अगर कोई निकलता है, ऑब्जेक्ट निकलता है, तो दैट विल बी कॉल्ड इट हैज बीन एक्सकैवेटेड आउट। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, द एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन डग्ड आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड, तो इट हैज बीन एक्सकैवेटेड द एंटायर सिविलाइजेशन। तो पूरे जो सेटलमेंट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बहुत सारे शहर था, वो एक्सकैवेट आउट किया गया था। दूसरा एक्सप्लोरेशन, अदर देन एक्सकैवेशन, जैसे बहुत सारे पेंटिंग, जो पैलेस, फोर्ट, पिलर्स, इसको जो रेस्टोरेशन किया जाता है उसको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, राइट। इस दूसरे मेथड से, मतलब अदर देन एक्सकैवेशन, जिस मेथड से ऑब्जेक्ट निकाला जाता है तो उसको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। तो दिस इज अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम आगे चल के और डिटेल्स में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो लिटरेरी सोर्स होता है, लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज इंडिजिनस, जो कि इंडिया में ही, जो इंडिया के लोगों ने लिखा था, दैट इज इंडिजिनस सोर्स। और फॉरेन अकाउंट, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में टाइम टू टाइम आए हैं और उन्होंने इंडिया के समाज या इंडिया के पॉलिटिक्स, इंडिया के डिफरेंट रूलर्स, उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिख के गए हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो जैसे मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने इंडिका बुक लिख के गए थे, व्हिच हैज बिकम अ फॉरेन अकाउंट सोर्स ऑफ लिटरेरी सोर्स, अ फॉरेन अकाउंट। फिर बाद में चल के फाहियन आए थे, ह्यूएन सांग, इत्सिंग, अल बेरूनी, इब्न बतूता, ऐसे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में टाइम टू टाइम आए हैं जिन्होंने अपने अकाउंट छोड़ के गए हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है। अब देखिए, ये जो फॉरेन अकाउंट होता है ना, ये बहुत ही डायरेक्ट सोर्स होता है। डायरेक्ट सोर्स इन द सेंस कि वो जिस टाइम पीरियड में आए हैं उस टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम पीरियड की जो समाज है, उस टाइम पीरियड की जो रूलर्स है, उस टाइम पीरियड की जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, उस टाइम के बारे में लिखा है। उन्होंने ना तो आगे की ना तो पीछे के बारे में ज्यादा यहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज, जो इंडिजिनस सोर्स है, यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिलीजियस सोर्स एंड दूसरा सेक्युलर सोर्स। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। तो देखिए, एक्सकैवेशन में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि द एंटायर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन एक्सकैवेटेड आउट, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंस्क्रिप्शन डिफरेंट, चाहे वो अशोकन इंस्क्रिप्शन हो, और भी बहुत सारे सातवाहन इंस्क्रिप्शन हो, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होता है, वो भी कभी कभी निकाला जाता है। बहुत बार हमेशा एक्सकैवेट आउट होता है ऐसा नहीं है, बहुत बार एक्सप्लोरेशन भी होता है, लेकिन बहुत बार एक्सकैवेशन होता है, राइट। तीसरी चीज कॉइन्स, जैसे कि गुप्ता पीरियड में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे मिला है आफ्टर एक्सकैवेशन आउट, कि एक जगह पे बहुत सारा कॉइन इन अ सेम प्लेस, एक साथ बहुत सारा कॉइन मिला है। तो इससे एक इंटरप्रिटेशन निकलता है कि हाँ, हो सकता है कि उस टाइम पे, मतलब कि वहां के गुप्ता पीरियड में लोगों को वेल्थ एक्यूमुलेशन की एक आदत रहा होगा, या फिर वो जो जगह थी वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा होगा जहां पे वेल्थ एक्यूमुलेशन किया होगा, राइट। वैसे स्कल्पचर्स है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ फोटोग्राफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, राइट, एडिक्ट। तो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन ज्यादातर जो दो लैंग्वेज यूज किया गया था वो था पाली एंड प्राकृत, राइट। और जो स्क्रिप्ट मेनली चार यूज किया गया था, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोस्ती एंड ग्रीक। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक के साथ जो फॉरेनर्स के रिलेशन था, क्योंकि देखिए, ये जो अरमाइक, खरोस्ती एंड ग्रीक स्क्रिप्ट है, दिस इज नॉट इंडियन स्क्रिप्ट। तो इसका इन्फ्लुएंस जरूर फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा होगा, तब भी अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये चीज मिला होगा। और दूसरी चीज, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो अशोकन एडिक्ट, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो या पिलर एडिक्ट हो, जहां जहां पे मिला है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी विद इन द टेरिटरी ऑफ अशोकन एम्पायर। और इसी बेसिस पे अशोकन एम्पायर की बॉर्डर भी डिटरमाइन किया जाता है।
और फिर अशोकन जो एडिक्ट है इसमें बेसिकली लिखा क्या रहता था, बेसिकली वहाँ वहाँ के जो कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब कि वहाँ पे लोगों को कैसे जिंदगी जीना है इसके बारे में लिखा हुआ था। वहाँ पे जितने ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स के ड्यूटीज क्या था वो उसके बारे में लिखा हुआ था। डिफरेंट ऑफिशियल्स, उनके पोस्ट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके बारे में लिखा हुआ था। तो ये कहा जाता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन के बिना मौर्यन पीरियड की इतिहास अधूरा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु डिसाइफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज जेम्स प्रिंसेप। जब उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे अशोकन इंस्क्रिप्शन को पहली बार डिसाइफर किया, उसके बाद से ही बहुत सारा ऐसे अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलने लगा व्हिच बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। दो अशोकन पिलर है, एक था टोपरा, फ्रॉम टोपरा, एंड सेकेंड वन वाज फ्रॉम मेरठ, राइट। दिस टू अशोकन पिलर वाज ब्रॉट टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। तो उस टाइम पे ये जो दो अशोकन पिलर्स था दैट वाज सैक्रेड फॉर द लोकल पीपल, और लोग उन्हें वर्शिप करता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली पे लेके आए थे एंड इसको एस्टेब्लिश किया था, राइट। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट मौर्यन पीरियड। फिर अगर हम दूसरी चीज देख ले इंस्क्रिप्शन के बारे में ही, तो यहाँ पे एक आ जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाज मेड बाय द शका रूलर्स रुद्रदामन, और यहाँ पे सुदर्शन लेक के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसमें यहाँ से पढ़ के ये समझ में आता है कि जो सुदर्शन लेक था दैट वाज मेनली मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, which was repaired by Ashok, and then later on it was once again renovated by Rudradaman, and Sudarshan Lake was at that time used for irrigation purpose। तो मौर्यन पीरियड में जो एक वेलफेयर सोसाइटी, एक वेलफेयर स्टेट डेवलप हो रहा था, इसके बारे इससे इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, राइट। इसके अलावा जो सातवाहना इंस्क्रिप्शन है जो अजंता में मिला है, ठीक है। सातवाहना के बारे में, सातवाहना डायनेस्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ज्यादा लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है ही नहीं सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। जो भी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है वो यहाँ के इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, राइट, ये सब के बारे में ये सारे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर देखिए हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, दिस वॉज अवेलेबल इन ओडिशा। ओडिशा में खरवेला डायनेस्टी आया था इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और खरवेला डायनेस्टी के अंडर ही ये हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। इससे भी ये एक चीज, एक इंसिडेंट पता चलता है, जैसे कि एक खरवेला रूलर ने नॉर्थ पे अटैक किया था, मगध पे अटैक किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। फिर नंदा डायनेस्टी के एक रूलर ने एक जैना इमेज को लेकर चला गया था, उसको रिकवर किया था। इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। तो खरवेला डायनेस्टी के बारे में हमें हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। सो दोस्तों, ये जो मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो पहले हमने इंस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया है, तो इन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, राइट। और दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज कॉइन्स, एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। तो एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज विथ रिगार्ड टू आवर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब देखिए जो कॉइन्स है, कॉइन की इशूइंग ऑफ कॉइन स्टार्टेड इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, और मॉडर्न पीरियड में बहुत सारा कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था व्हिच वाज नोन एज पंच मार्क कॉइन। अब देखिए पंच मार्क कॉइन का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी रूलर के नाम या फिर उनके डेट मतलब वहां से पता नहीं चलता। सबसे पहले जहां से मतलब कॉइन में रूलर के नाम और वहां के टाइम पीरियड के बारे में लिखा, मतलब कि बनाया हुआ था कॉइन के ऊपर, वो है ग्रीक पीरियड, ठीक है। तो ग्रीक पीरियड के बाद से, मतलब कि जब ग्रीक बैक्ट्रियन ने इंडिया में इन्वेट किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, और ग्रीक बैक्ट्रियन ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, राइट। और उसके बाद से कॉइन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया। तो इंडिया में मैक्सिमम नंबर, purest form of gold coin was introduced by the Kushans, and the maximum number of copper coin was also introduced by the Kushan। इससे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंडिया के फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स काफी डेवलप्ड हुआ था, राइट। तो ये चीज कंफर्म भी होता है बाकी जो कंटेम्पोररी लिटरेरी सोर्स है वहां से। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कुशन कॉइन्स, राइट। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुशन। और फिर अगर हम देखते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में,
तो गुप्ता पीरियड में तो बहुत सब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन ये बात है कि 450 एडी के बाद 450 एडी के बाद जब गुप्ता की डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तब से वहां के जो गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन में गोल्ड की प्योरिटी कम होने लगा। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पे फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन होने लग गया था। और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि हुनाज अटैक चालू हो गया था, जिसके वजह से सेंट्रल एशिया की जो ट्रेड रूट थी वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और गुप्ता पीरियड के एंड में इंडिया के फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो गया था। तो ये देखिए, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता कॉइन। दिस वन इज कॉल्ड समुद्रगुप्ता टाइगर स्लेयर कॉइन। ठीक है, इसमें एक टाइगर को मतलब कि हंटिंग कर रहा है समुद्रगुप्ता, ये दिखाया जा रहा है। तो इससे ये एक चीज इंटरप्रेट किया जाता है, देखिए जैसे कि टाइगर मोस्टली अवेलेबल इन बंगाल, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इससे ये इंटरप्रेट किया जाता है कि जो गुप्ता एम्पायर था दैट वाज एक्सटेंडेड अप टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज अ कॉइन वेयर इट इज ऑफ कुमार गुप्ता स्लेइंग अ लायन, राइट। दिस इज अ कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता प्लेइंग अ बीना, राइट। दिस इज अ कॉइन ऑफ कुमार देवी, दैट इज द मदर ऑफ समुद्रगुप्ता, राइट। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स गुप्ता पीरियड में मिलता है, जैसे गरुड़ कॉइन, पिकॉक कॉइन, और भी जैसे कॉइन्स था जहाँ पे शक्ति, दुर्गा, शिव, ऐसे इनके इमेजेस बनाया हुआ था। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स मिलता है, और इस कॉइन्स में जो रूलर्स के नाम लिखे होते हैं, उनके टाइम पीरियड लिखा होता है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, राइट दोस्तों। अब देखिए लिटरेरी सोर्स पे आते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब कि यहाँ पे जो एग्जॉस्टिव एग्जांपल नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पेंटिंग अवेलेबल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे स्कल्पचर्स अवेलेबल है, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी, या फिर अर्ली मेडिएवल पीरियड में भी बहुत सारे टेम्पल्स, केव्स में जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन के बहुत सारे स्कल्पचर बनाया हुआ था, वो सारे अवेलेबल है। बट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर क्लास, तो वहां पे हम लोग इन डिटेल उस चीज को डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में जो फॉरेन अकाउंट है उसके बारे में तो हमने देखा है, वो कुछ एग्जाम्पल हमने देखा है। जो इंडियन इंडिजिनस सोर्सेस है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेक्युलर सोर्सेस एंड अदर वन इज रिलीजियस सोर्सेस। तो सेक्युलर सोर्सेस कैसे है? जैसे कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, नीतिसार ऑफ कमंडका। देखिए कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर अंडर चंद्रगुप्ता मौर्य एंड कमंडका वाज द प्राइम मिनिस्टर अंडर चंद्रगुप्ता वन इन द गुप्ता पीरियड। नाउ बोथ दिस बुक, बोथ अर्थशास्त्र एंड नीतिसार, both are the book of polity and economic of the contemporary period. So these are the literary source. तो इस बुक से उस टाइम पीरियड की पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल कंडीशन एंड वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र इज ऑल्सो अ बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, जैसे कि अर्थशास्त्र में बहुत इन डिटेल अकाउंट दिया हुआ है कि स्पाई नेटवर्क कैसे बनाना है, फॉरेन रिलेशन कैसे, डिप्लोमेसी कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मेंटेन करना है, इस चीज़ों के बारे में भी बहुत डिटेल्स में लिखा गया है। अपार्ट फ्रॉम इट चरक संहिता, दिस इज अ बुक ऑफ मेडिसिन। आर्यभट्टम, दिस इज अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी रिटन बाय आर्यभट्ट। बृहत संहिता, और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल है विच बिकम्स आवर एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज। अगर हम रिलीजियस सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है वेदास। वेदास में भी 4 वेदास होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वेदास से डेवलप होता है आरण्यकास। आरण्यकास वाज बेसिकली मिस्टिकल नॉलेज, मतलब कि दिस इज आरण्यकास का लिटरल मीनिंग होता है द बुक ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मतलब कि मेटाफिजिकल चीजों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि सोल, राइट, लाइफ आफ्टर डेथ, इस टाइप के जो मेटाफिजिकल नॉलेज है उसके बारे में लिखा गया है। और फिर आरण्यकास से डेवलप होता है उपनिषद, विच इज बेसिकली बुक ऑफ फिलोसॉफी। तो ये बुक ऑफ फिलोसॉफी जब डेवलप होने लगता है तो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज आए थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। सबसे पहले आता है न्याय, फिर वैशेषिका, फिर आता है संख्या, फिर योगा, फिर मीमांसा एंड देन वेदांत। तो ये 6 स्कूल डेवलप होता है अंडर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, और जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका, ये 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल की फिलोसॉफीज डेवलप होता है। तो चौथा है त्रिपिटक, विच इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो त्रिपिटक ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे देयर वाज 3 बास्केट, राइट, 3 पिटक। क्या था वो? विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक, ये 3 को मिला के त्रिपिटक। दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एंड देन अगम, फिर कुछ फॉरेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी आ जाता है, जैसे दीप वंशा, महावंशा, ये सारे दीज 2 आर सिंहलीज, मतलब कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो भी अवेलेबल हो जाता है हमारे पास।
एंड दीज आर द रिलीजियस सोर्सेज, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्स है, इसका एक हम अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दोनों में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो देखिए, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, दिस इज अवेलेबल फॉर द एंटायर हिस्ट्री। क्योंकि देखिए, जो स्टोन एज शुरू हुआ था, अगर हम 5 लाख बीसी मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख बीसी, तो फॉर दिस एंटायर पीरियड हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन लिटरेरी सोर्स जो है, और ये कहा जाता है कि फॉर 90% ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है ही नहीं। क्योंकि देखिए, लिटरेरी सोर्स कब से अवेलेबल होना शुरू हुआ? ओनली आफ्टर 600 बीसी। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वैदिक एज तो स्टार्ट होता है 1500 बीसी में, और वैदिक पीरियड में ही हमारे पास वेदास है, तो लिटरेरी सोर्स 600 बीसी से कैसे है? वो इसलिए क्योंकि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो वैदिक पीरियड था, उस पीरियड में स्क्रिप्ट नहीं था, और जो वेदास था उसको सुन के याद रखा जाता था, इसलिए उसको श्रुति बोला जाता है। तो स्क्रिप्ट जब कब से आना चालू हुआ? 600, ऑलमोस्ट अराउंड 600 बीसी से स्क्रिप्ट आना चालू हुआ, और उसके बाद ही हमारे पास सिर्फ लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है। लेकिन उसके पहले की कोई भी लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। तो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हिस्ट्री हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है ही नहीं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है, दिस इज वेरी मच रेजिलियंट, राइट, नॉट इजीली डिस्ट्रॉयड। जो कॉइन्स है, दीज आर नॉट पेरिसेबल गुड्स, राइट। जो इंस्क्रिप्शन है वो पत्थर के ऊपर बनाया गया है, राइट। और जो स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, तो ये बहुत इजीली डिस्ट्रॉय होता नहीं है। बट लिटरेरी सोर्स आर वेरी इजीली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर इन्वेंट होने से पहले द पीपल यूज टू राइट ऑन पाम लीव्स और ऑन वुडन वुडन स्लैब, और फिर ऑन सम क्लोथ्स, राइट, पीस ऑफ क्लोथ्स, इन चीजों के ऊपर लिखा जाता था, विच इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने देखा ना कि मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, इंडिका हैज, आई मीन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिका हैज बीन डिस्ट्रॉयड। हमारे पास जितना हमें मिला है, उससे जितना नॉलेज अवेलेबल होता है वो हम जानते हैं, वो हमें हमारे हिस्टोरिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो इजी, क्योंकि ये रेजिलियंट है तो इसके प्रिजर्वेशन भी इजी हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ज़्यादातर कॉइन्स वगैरह तो आप म्यूजियम में रिस्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन जो स्कल्पचर वगैरह होता है विच कैन नॉट बी मूव्ड अवे, जो वहाँ के जो लोकेशन है वहाँ से मूव नहीं किया जा सकता, तो वो उनके लिए प्रिजर्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी नेचुरल डिके की तो सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन फिर भी सब कंपैरेटिवली प्रिजर्वेशन थोड़ा इजी होता है। लेकिन इस केस में प्रिजर्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, फॉर ऑब्वियसली नेचुरल रीजंस। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज मोर ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि इसमें इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की बात नहीं रहता है। लेकिन लिटरेरी सोर्स में ये इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की चीजें रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब वो टेक्स्ट लिखा गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट बाद में चल के बहुत कुछ ऐड किया गया है और बहुत कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया है, निकाल दिया गया है। अब लिटरेरी सोर्स में अगर इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन होता है तो वो समझ में नहीं आता है, समझ में आना मुश्किल है कि कौन सी पार्ट पहले लिखा गया है, कौन सी पार्ट बाद में लिखा गया है, या फिर बाद में चल के कुछ मॉडिफाई किया गया है, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ये समझ पाना बहुत आसान है। दूसरी चीज ये है कि लिटरेरी सोर्स जो ज्यादातर लिखते थे, दे यूज इट वाज रिटन बाय द कोर्ट पोएट, और इवन इफ द फॉरेन एम्बेसडर यूज टू राइट देम, दे यूज टू कम टू द रॉयल कोर्ट एंड अंडर देयर पैट्रनेज दे यूज टू राइट देयर अकाउंट। तो यहाँ पे एक बायसनेस हमेशा आ जाता है रूलर के प्रति। जैसे कि अगर हम बाणभट्ट की हर्षचरित देखें, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, तो हर्षचरित में उन्होंने हर्षवर्धन की जितने विक्ट्रीज है, जितने अचीवमेंट्स है, उसके बारे में तो उन्होंने लिखा है। लेकिन उनकी जो डिफीट हुई थी, जैसे राष्ट्रकूटा रूलर्स, चालुक्य रूलर्स पुलकेशिन II के हाथों में हर्षवर्धन की डिफीट हुई थी, इसके बारे में बाणभट्ट ने नहीं लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्स है, दीज आर सब्जेक्ट टू बायसनेस। और जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, दैट इज सब्जेक्ट टू, आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है, और एक ही सोर्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकलता है, मतलब कि डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट या डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट तरीके से उनको इंटरप्रिट किया होता है। तो दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन व्हिच इज अ ड्रॉबैक टू आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लेकिन लिटरेरी सोर्स इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिसाइफर। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिटरेरी सोर्स है, वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसाइफर इट।
ठीक है। तो इसीलिए हमारे वहाँ पे जो लिटरेरी सोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, वहाँ पे सिर्फ डिपेंड करना पड़ता है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो भी पहली बार डिसाइफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। उसके पहले तक जो अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो लिटरेरी सोर्स है वो भी अवेलेबल हमारे पास नहीं था, राइट। तो दीज आर ओवरऑल द in detail discussion about the sources of historical knowledge. That's all for today. See you in the next class. Thank you.